हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, आजकल जो शिफ्ट है पॉलिटी में, वो पार्ट 3 से पार्ट 4 में शिफ्ट हुआ है। कि एग्जाम में आप एसएससी के ही ले लीजिए, एसएससी के कोई से भी एग्जाम्स ले लीजिए, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, उसमें आजकल फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके डीपीएसपी से आ रहे हैं। तो नो डाउट ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद करना है, नो डाउट आपको आर्टिकल वाइज। जैसे अब यूसीसी का केस चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ठीक है, आर्टिकल 50 हो गया, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी विद एग्जीक्यूटिव, ये सबसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसको आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले समझते हैं कि इस पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है। तो कहीं पर भी अगर आप देखें वेलफेयर स्टेट का अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेलफेयर स्टेट, तो आपको सीधा सिंपल आंसर उसका डीपीएसपी से कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर ये बात करी गई है कि वेलफेयर स्टेट के अबाउट कहाँ बताया गया है। तो दैट इज इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में ही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं और डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 में सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखिए वेलफेयर स्टेट क्या होता है। A welfare state promote and protect all aspects of life, like social, economical, environmental and cultural aspects of a citizen। ये सिर्फ कोई लीगल राइट्स की बात नहीं करता, ये आपकी सभी टाइप के जो राइट्स होते हैं उनकी बात करता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि इट इज गिवन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें डीपीएसपी का, तो इंडिया ने, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया ने जो दिया है को लिया है स्पेन से। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो ये दोनों चीज आप बिल्कुल याद रखिए कि क्योंकि सोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कारण बिल्कुल ये याद रखिए। इंडिया ने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है स्पेन से। और अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, ठीक है, तो इसको मैं बहुत डीपली कवर किया हूं मैं मॉडर्न हिस्ट्री में। 1935 की अगर बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस नाम से डीपीएसपी था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी भारत का कोई पार्ट था, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का पार्ट था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है कि आपका कंसाइंस, ठीक, कंसाइंस कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस क्या है, तो इसमें आप दोनों को मिला के लिखेंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एक लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क बनाता है गवर्नमेंट पे। ठीक है, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब जो जो फ्रीडम आप दोगे सिटीजन को उसके लिए। और वहां पे डीपीएसपी आपका बाकी सारे एस्पेक्ट कवर करता है जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला है आपका आर्टिकल 36। ठीक है, तो कहां से कहां तक कवर हो रहा है आपका, 36 से लेके 51 तक। ठीक है, और 51 में ही आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी भी इंक्लूडेड है, वो देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पहला है आपका आर्टिकल 36, इट डिफाइंस अबाउट स्टेट। ठीक है, स्टेट की बात कर रहा है, ये आप नहीं भी याद करेंगे चल जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो स्टेट की बात की गई है, ये वाले जो स्टेट की बात की गई है, वो बिल्कुल सेम है आर्टिकल 12 से। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या है आपका, फंडामेंटल राइट में स्टेट को डिफाइन जो करता है, दैट इज, और वो डीपीएसपी में भी सेम मीनिंग लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 37, इट इज एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर जस्टिशिएबल। ठीक, मतलब अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, एंड डीपीएसपी के केस में ये वैलिड नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना अगर स्टेटमेंट आता है। ठीक है, डीपीएसपी इज ऑल्सो जस्टिशिएबल लाइक फंडामेंटल राइट्स, तो ये बिल्कुल जस्टिशिएबल नहीं है। ठीक, और मेजर जो डिफरेंस बनता है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, it is for establishing political democracy and DPSP is for establishing social and economic democracy। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां से आर्टिकल 38 से आपका चालू होता है कि एक्चुअल में
क्या क्या डीपीएसपी हमने इंक्लूड किए कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है आर्टिकल 38, सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहीं पे पहला ही जो मैं आपको बताया, वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की जो बात करेगा, फंडामेंटल राइट्स वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करता, टीपीएसपी ही बात करता है। ठीक है, इट सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, प्रियम्बल में जो जो दिया हुआ है वो सभी चीजों की आपकी बात करता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे पीएम आवास योजना जो हो गया वो है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा, ये सभी चीजें जो लाई गई हैं, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने अपना एक जो गाइडलाइन बनाया है, गवर्निंग गाइडलाइन जो बनाया है, उसके थ्रू ये सब चीजें चालू की गई है, उससे हम ये मतलब वेलफेयर कर रहे हैं पीपल का, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 39। तो आपको ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए किसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ठीक है, कौन सी कैसी पॉलिसी आपको फॉलो करना है, दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 39, बिल्कुल आप याद रखिए। ठीक, ये एक्चुअल में 39A है, ये 39A में दिया हुआ है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, अगर 39 को अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं आपको इसमें क्या क्या है, अगर आप आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तो 6 चीजें इसमें दी हुई है, तो आप इसको एक कोड से याद कर सकते हैं, जैसे LDC। ठीक है, LDC मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री। ठीक है, और उसके बाद PHC। ठीक है, इसको आप एग्जैक्टली याद कर लीजिए। L मीन्स लाइवलीहुड। ठीक, नेक्स्ट D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सी से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, पी से आपका इक्वल पे, मैन और वुमेन को सबको इक्वल पे मिलना चाहिए। एच से आपका हेल्थ, हेल्थ शुड नॉट बी सेक्रीफाइस। सी से आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये पूरे आपके आर्टिकल कवर हो गए। ठीक है, ये 39 है, ये पूरे के पूरे 39 है। इसके बाद 39A एक जो बाद में ऐड किया गया, देखो कोई भी चीज अगर ए बी करके आती है ना पॉलिटी में, वो समझ लो आपका बाद में ऐड किया गया। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को बाद में ऐड किया गया। तो इसमें आप कैसे याद कर सकते हैं, LDC। ठीक है, मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री। लीस्ट डेवलप कंट्री में हमको क्या चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल 39 कवर हो रहा है। लाइवलीहुड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। हेल्थ शुड नॉट बी सेक्रीफाइस। ठीक है, अब कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए सिटीजन को कि उसकी हेल्थ सेक्रीफाइस हो। नेक्स्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये आपका एक दो बार और आएगा, तो कहाँ क्या है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 40, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखो ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस करता है। ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं गांधीयन। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है। एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपका विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, तो अब आप पढ़े ही होंगे 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, 1992। ठीक है, ये जो आपका है, ये आपका बताता है कि कैसे आपको वो करना है, मतलब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है ये। ठीक है, इसको याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट है 41, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, सर्टेन केसेस क्या क्या हो गया आपका, जैसे राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। देखो ये सब चीजें आपकी फंडामेंटल राइट्स में भी दी हुई है। ठीक है, आप किसी आप कोई सा प्रोफेशन आप वर्क करने के लिए चूज कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में डाला गया है। ठीक, सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ से
गवर्नमेंट को और सपोर्ट मिलता है लॉज बनाने के लिए, ठीक है? और ये प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, ठीक? तो आर्टिकल 41 है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 42, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ये वर्ड बस याद रखें, ठीक है? अगर आप 42 वीक्स याद रखेंगे, जैसे 42 वीक्स जो होता है, दैट इज नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ वुमन, ठीक है, इन वोम। तो नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड होता है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल 42 जो होगा वो आपका वर्किंग कंडीशन के लिए एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है? ये लेबर लॉ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिलता है, ये सब चीजें कवर होती है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43, इट इज लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ठीक है? इसमें क्या क्या इंश्योर कर रहा है? लिविंग वेजेस एंड डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस, ठीक है? अब आपको पता होगा कि डिफरेंट स्टेट्स में आपके वेजेस जो रहते हैं बहुत अलग अलग रहते हैं। दिल्ली में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, लेबर लॉज सबके अलग होते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गई चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, लॉज बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ से उसके लॉज बन जाते हैं। प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 43। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है? हाँ, बीजेपी, मतलब अभी इलेक्शन के पहले भी ये सब चीजें चल रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इंश्योर जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर जस्टिस एंड इक्वेलिटी की बात करता है, आर्टिकल 44। तो इसको बिल्कुल भूलना ही नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें आपके बहुत सारे चीजें हो गई, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है, ट्रिपल तलाक का इशू हो गया। और आपका ये हो गया, शाहबानो केस हो गया, शायरा बानो केस हो गया, ये सारे हिंदू कोड बिल, ये सारी जो चीजें हैं, ये आपका सब सबका सब यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। देखो यहाँ पे चेंज कर देता है, क्योंकि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 6 ईयर्स, तो आपको ये चीजें समझ के चलनी है, ठीक है? प्रमोट चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है? अब जैसे याद नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, 6 - 4, 46 है, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। और इसमें जो 2 है, एक हो गया SC और एक हो गया ST, इससे भी आप याद कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे फोकस कर रहा है आर्टिकल 46, ठीक है? प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बिगर सेक्शन, इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ठीक है? अगर आप यही बात करेंगे तो आप आर्टिकल 15 और 16 में भी ये सब बात होती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में। सीपीएसपी भी इसकी बात करता है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, ठीक, पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। देखो आर्टिकल 39 में भी हमने हेल्थ की बात की थी, आर्टिकल 47 में बात हो रही है, ठीक है? इसमें हमको वही है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन देना है सबको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। अब जैसे इसको याद करना है तो आप कर सकते हैं AK-47। AK-47 इज अ गन विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है? इससे आप याद कर सकते हैं हेल्थ हमारी हार्म ना हो, ठीक है? पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है? आर्टिकल 47 की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भी अगर आप याद रखेंगे तो भी एग्जाम में कहीं ना कहीं से याद आ जाता है ये सब चीज, ठीक है? और नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी होगी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गई, इंश्योरेंस स्कीम हो गया, बिहार का लिक्वर बैन, ये सारी चीजें इसी डीपीएसपी पे आर्टिकल, मतलब इसी आर्टिकल से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो 48, आर्टिकल 48 है, ठीक है? 48 इसको कैसे याद करोगे? 48, 48 होता है अड़ियल सांड, ठीक है? अड़ियल सांड से भी आप याद कर सकते हो कि ये एक एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, इससे आप याद कर सकते हो। प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है? इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उसके लिए भी हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री का वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, आर्टिकल 48A। अब जैसे मैं इसी में 48A की बात कर देता हूँ, 48A, ठीक है? तो अगर ए आया तो समझ लेना बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, या फिर वहीं पे घुसाया गया है। तो इसमें इन्वायरमेंट की बात किया गया है कि हमको इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है? नदी नाले जो भी है उसका आपका प्रोटेक्शन करना है। इट इज द आर्टिकल 48A, ठीक है? तो इसमें अगर आपको सपोर्ट करना है, ठीक है, इस आर्टिकल से जो लॉज निकलेंगे, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट,
1986 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, 2002 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 नमामि गंगे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो सकती, ठीक। तो इसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 48 और 48A, ठीक है। इन्वायरमेंट से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आपको मॉन्यूमेंट्स को, ये सबको प्रोटेक्ट करना है। मान लो आप जैसे याद करना है तो आप लाल किला गए और वहां पे आप ऐसा कोई दिल बना दिए, है ना, और उसमें एरो भी बना दिए, तो ये सब काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं मॉन्यूमेंट और जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सबको आपको, कल्चरल जो हेरिटेज है, ये सब चीजों को आपको खराब नहीं करना है। तो आर्ट का आर्टिकल 49 है। नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एसएससी में, यही में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आर्टिकल 50 से, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, 50-50, आर्टिकल 50 इज 50-50, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इंश्योर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दोनों को ये वो करता है। तो आराम से 50-50, मतलब 50% आप जुडिशरी दे दो, 50% आप एग्जीक्यूटिव को दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51, ये भी पूछ पूछ देता है कई बार। वैसे तो बहुत से और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बट ये भी आप लास्ट है, इसको याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक। ये दो चीजों को प्रमोट करता है आर्टिकल 51, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका डीपीएसपी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो 1975 और 76 में एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत फेमस है। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, इनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है, इनके रिकमेंडेशन से ये फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। और ये है आपका पार्ट 4A, ठीक है। आर्टिकल 51 तक देख लिए, 51 क्या था आपका, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। आर्टिकल 51A पार्ट 4A, ठीक है, इसमें ऐड किया गया, पहले 10 थे, बाद में एक और ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप एक बार पढ़ के उसको समझ सकते हैं कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा नहीं है, ठीक है। टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब का आपको रिस्पेक्ट करना है। नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड थ्रू नेशनल फ्रीडम फॉर फ्रीडम, uphold and protect the sovereignty, integrity and unity of India, defend the country, render national service, promote harmony, spirit of common brotherhood, value and preserve rich heritage of countries, composite culture, next protect and improve natural environment, यही आपका आर्टिकल 48 भी है, ठीक है। और यही आपका आर्टिकल 21 में भी आप ले सकते हो। देखो पॉलिटी में इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा होता है, अगर मैं यही पे बोलूँ तो आर्टिकल 48 ए को लिंक कर सकते हो, जो इन्वायरमेंट की बात करता है। आर्टिकल 21 को भी लिंक कर सकते हो, इससे भी एनजीटी अपनी पावर उठाता है, ठीक है। राइट टू वो लाइफ जो है, ठीक है, विद डिग्निटी वाले से, वहां से भी अपनी एनजीटी पावर उठा सकता है। आर्टिकल 48A में तो डायरेक्टली ही लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये भी आपका हो गया। इसमें डायरेक्ट नाम लिखे हैं, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ, ठीक है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, बार बार ये ऑप्शन आता ही है, ठीक है। अगर ये आता है और ये पूछता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, ठीक है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, टू strive towards excellence of all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement, to provide opportunity for education। अब देखो ये वाला जो है ना, लास्ट वाला, between the age of 6 to 14, ठीक है, इसको वो आर्टिकल 21A में भी डाला गया है। इसको पहले 10 थे, अब इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 कल जी के टाइम इसको ऐड किया गया। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी अभी 11 है। इतना आपको ध्यान रखना है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी।